everyone, welcome back to my channel Reaction World. So in this video we are going to learn about the कार्बोनाइन. मैंने कार्बोकटाइन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. उस वीडियो का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो. कार्बोकटाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के लिए, गेट के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कार्बोनाइन. कार्बोनाइन क्या होता है? ये भी क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है. क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट. रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? कोई भी स्पीशीज जब भी कोई भी रिएक्शन ए से बी तक जाती है, उसके बीच में किसी स्पीशीज का फॉर्म होना, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो जो कार्बोनाइन है वो क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है. ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है. ठीक है, वो किसी ग्रुप के साथ अटैच्ड है. इसको हमने हेट्रोलिटिकली क्लीव्ड किया. कैसे क्लीव्ड किया? हेट्रोलिटिकली. हेट्रोलिटिकली क्लीव्ड मतलब कि जो एक जो होगा कार्बन, उसके पास एक जो होगा एटम, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन ही होंगे और दूसरे के पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन होंगे. जैसे ये जो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन से मिला है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है. लेकिन जब हेट्रोलिटिकली क्लीव होगा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा? कार्बन ले लेगा. और हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोनाइन. इसको बोलते हैं कार्बोनाइन. फाइन. अब हम देखेंगे कार्बोनाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है. जो कार्बोनाइन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों बोलते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो ये कार्बन है उसका एक ऐसे होता है. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो s में है, बाकी तीन के साथ क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है. तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, sp3 है और एक ऑर्बिटल में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. फाइन, इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सेंट्रल एटम चार डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. हमने अगर हम कार्बन की बात करें, अगर वो चार डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ये R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश का मतलब ये है कि डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है. फाइन. तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे R है, यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे R डबल डैश है और यहाँ पे लोन पेयर है. मतलब चार जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसको तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता. दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. द रीजन वी विल सी ऑप्टिकली इनएक्टिव. इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है इन्वर्जन. ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता रहता है? इन्वर्ट होता रहता है. ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड. फाइन. ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? इन्वर्ट होता रहता है. इट कीप ऑन चेंजिंग. अगर यहाँ पे इसके लोन पेयर है और चार ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है. ठीक है, अगर मान लो ये R है और ये S में चेंज हो गया, फिर R S में, S R में, तो N में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल जाता है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. ठीक है, तो इन्वर्जन की वजह से ये इसकी ऑप्टिकली इनएक्टिविटी खत्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमने यही इन्वर्जन किस में देखा था? नाइट्रोजन के. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. स्टिल अगर तीन डिफरेंट ग्रुप के लगे भी हो, फिर भी ये ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है. इसमें भी क्या होती है? अम्ब्रेला इन्वर्जन. ये भी इन्वर्ट करता रहता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है. फाइन. क्या कोई भी कार्बोनाइन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता? इसका आंसर है नहीं. कुछ
कार्बोकटायन, कुछ केस में जो कार्बोअनाइन है वो भी क्या हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हम केस देखेंगे यहाँ पे, ये वाला है, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है, ये सिस्टम क्या है, लॉक्ड है, क्या है, लॉक्ड सिस्टम, रिजिड सिस्टम है। इस केस में जो इन्वर्जन है वो नहीं हो सकती। वेट, यहाँ पे ये अलग ग्रुप है, ये मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल लगा लो, और ये तो चलो अलग हो गया। अब इस केस में क्या होता है, ये क्या है, रिजिड सिस्टम, इस केस में क्या हो सकती है, इन्वर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। द रीजन इज ये लॉक्ड है, जिसकी वजह से इन्वर्ट नहीं हो सकता। अब ये जो तीनों ग्रुप है वो अटैच्ड है, वो क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट ग्रुप की वजह से ये क्या बन जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बन जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। फाइन, समझ आ गया कैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव बन सकता है। अगर सिस्टम लॉक्ड हो उस केस में जो अगर कार्बोनाइन है वो क्या बन सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव। फाइन, अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल कार्बोनाइन की। हमारे पास ये है, अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। फाइन, स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल कार्बोकटायन की बात, अनाइन की बात करूं, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री, और ये है प्राइमरी कार्बोकटायन। ये 3 अलग ग्रुप के साथ अटैच्ड है। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होगा? जो सबसे स्टेबल कार्बोनाइन होगा वो होगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। रीजन इज, कोई भी जो स्पीशीज है ना वो नेगेटिवली चार्ज आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहती, वो काफी अनस्टेबल होती है। तो ये इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना इसको परेशान कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज नहीं चाहता, और कोई भी ग्रुप जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो उसके साथ खुश है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये CH3 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 1 लगाए, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। वी नो जो CH3 होता है उसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन। उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, प्लस आई की वजह से ये और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा। ठीक है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करी, उसकी नेगेटिव चार्ज को कम करने के बजाय उसका नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज करे जा रहे हैं, सिस्टम को और अनस्टेबल करे जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल कम स्टेबल होगा। लेकिन इस केस में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो जो इसको प्लस आई इफेक्ट नहीं लगेगा, प्लस आई इफेक्ट नहीं लगेगा, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल होगा इससे। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें, अब यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, ठीक है, तो इसमें +3 ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 का लगा हुआ है, यहाँ पे +3 2 का लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 1 का लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे 0 का लगा हुआ है। तो इसकी वजह से ये वाला जो कार्बोनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। So it following this trend. So we can say 3 डिग्री कार्बोकटायन 2 से 1, और यहाँ पे 0 डिग्री। फाइन, अब बात करते हैं जो स्टेबिलिटी है वो हमने किस बेसिस पे देखनी है। ये तो हमने प्लस आई देख लिया, अब वो उसको जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है वो कहाँ कैसे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है। सबसे पहले हमने देखना है -I, सॉरी नो नॉट -I, M, आई बोल रही हूँ, लिख रही हूँ। सो सबसे पहले हमने देखना है एरोमेटिक, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल सिस्टम बनेगा।
अगर कोई भी कंपाउंड कार्बोनाइन बनने की वजह से एरोमेटिक बन रहा है, हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रुप लिया है, ये वाला ग्रुप है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, -H पॉजिटिव, ऐसे बन गया। अब ये जो सिस्टम है ना, ये एरोमेटिक है, ये सिस्टम जो है वो एरोमेटिक है। यू कैन काउंट 1 2, इस नेगेटिव चार्ज को हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, 1 2 2 4 6, 4n प्लस 6 बन रहा है, तो यहाँ से n की वैल्यू 1 आ गई, तो ये सिस्टम जो है वो एरोमेटिक है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ कार्बोनाइन बनने से सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है तो वो काफी स्टेबल कार्बोनाइन होगा। तो इस वजह से सबसे पहले हम देखेंगे एरोमेटिक, अगर कोई भी ग्रुप सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है तो वो काफी स्टेबल होगा। उसके बाद आता है -m इफेक्ट, फाइन। फिर आता है हाइपर कंजुगेशन, ओके। फिर आता है -I, देन आता है एंटी एरोमेटिक, ओके। हाइपर कंजुगेशन का केस देखें, और सॉरी -m का केस देखें, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ये कंजुगेशन में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। अब जो कार्बोनाइन है वो सिर्फ कार्बन पर लोकलाइज्ड नहीं है, वो क्या है, वो डीलोकलाइजेशन में डीलोकलाइज्ड हो रहा है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, काफी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो, क्या होता है नेट में ऐसे ऑप्शंस आते हैं कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोनाइन होगा, सबसे पहले हमने देखना है कि अगर सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है तो काफी स्टेबल है, फिर M देख लेना है, फिर हाइपर कंजुगेशन -I, देन एंटी एरोमेटिक, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो हो गया। एक चीज हमने यहाँ पे दिखा दिया, CH2 नेगेटिव CO ये कंजुगेशन में जा रहा है ना, ये दिखा दिया। आपने सोचा होगा ये कार्बन, जब हमने कार्बोनाइन पढ़ा था पहले मैंने बताया था कि ये जो कार्बोनाइन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और आपको अगर कंजुगेशन का थोड़ा सा भी रूल होना पता हो तो हमने बोला हुआ है कि जो कंजुगेशन में वही सिस्टम जाता है अगर वो सिस्टम प्लेनर हो। तो ये अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, तो ये प्लेनर कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो नॉन प्लेनर सिस्टम हो गया, तो ये कंजुगेशन में कैसे जा रहा है अगर नॉन प्लेनर है। तो ये होता है कि अगर कोई भी कार्बोनाइन किसी कंजुगेशन में जाना हो तो उस टाइम जो कार्बोनाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी अगर उसने कंजुगेशन में जाना हो। क्यों, कंजुगेशन में जाने से उनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, वो स्टेबल बन रहा है, तो इसलिए उसकी जो ये जो कार्बोनाइन है वो sp3 से sp2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, फाइन। अब इस कार्बोकटाइन की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लेना, ये 3 ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये 2 के साथ वैलेंसी कंप्लीट है, हमारे पास ये 3 है। इसमें से सबसे स्टेबल कार्बोनाइन क्या होगा, हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लिख दी, ये sp है, ये sp2 है, और यहाँ पे एक और ग्रुप आएगा, ठीक है ना, वैलेंसी सेटिस्फाई, और ये sp3 है। हमें इतना पता है जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा एलिमेंट जो होगा, एटम जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें sp है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये sp2 है, इससे कम है, और sp3 सबसे कम है ना।
तो अगर जितना ज़्यादा हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने पर ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन, जो कि इसके कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सेम sp में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा sp2 से और sp3 से। सो स्टेबिलिटी आ जाएगी ऐसे, ठीक है। ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिलेशन इफेक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिलेशन इफेक्ट। हमारे पास 3 सिस्टम दिए हुए हैं, ओके। इसमें अगर हम बात करें कि अगर कार्बोनाइन बना, मैं यहाँ पे कार्बोनाइन बना दूँ, मैंने आपको बताया था ऐसे केस में अगर कार्बोनाइन बनता है तो ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि रिंग जो है वो एरोमेटिक हो रही है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि रिंग जो है वो एरोमेटिक हो रही है, उसकी वजह से जो ये कार्बोनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रिंग हमारे पास फाइनली में एरोमेटिक बन रही है। अगर आप तीनों केस देखोगे, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसको भी, इसको, तो ये है। तो तीनों ही केस में रिंग जो है वो एरोमेटिक बन रही है। ये रिंग तो ऑलरेडी एरोमेटिक है। ये देखोगे 1 2 3 3 इंटू 2 6, 4n + 2 6 आ गए, तो n1 आ गया। इस केस में भी n1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड ये, इस केस में भी n जो है वो 1 आ गया। फाइन। तो इन तीनों ही केस में रिंग तो एरोमेटिक बन रही है, तो स्टेबिलिटी, स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, या बी सबसे ज्यादा स्टेबल है, या सी सबसे ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल है सी, फिर इसके बाद स्टेबल है ए, दिस फिर है बी। ऐसा क्यों? इसे बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। जब भी ऐसा कुछ हो, ये वाला रिंग जो है वो अपनी एरोमेटिसिटी दे देती है अपनी साइड वाले रिंग्स को, ठीक है। जो बीच वाली रिंग है वो अपनी एरोमेटिसिटी कम कर देती है, और ये अपनी साइड वाली रिंग्स को क्या दे देती है, एरोमेटिक बना देती है, ठीक है। सेम इस केस में ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी एक रिंग को दे रही है, इस केस में 2 रिंग को दे रही है। ये सबसे कम एरोमेटिक बन रही है, ये वाली बीच वाली रिंग। ये सेकेंड नंबर पे ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, क्योंकि किसी को भी अपनी एरोमेटिसिटी नहीं दे रही, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला सिस्टम। ये जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा उतना ही सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ। फिर उसके बाद ये, क्योंकि ये अपनी एरोमेटिसिटी सिर्फ एक रिंग को दे रही है, और ये इतनी डिक्रीज एरोमेटिसिटी नहीं कर रही जितनी ये कर रही है, तो ए सेकेंड नंबर पे स्टेबल और बी थर्ड नंबर पे स्टेबल, ठीक है। तो ये होता है एनिलेशन इफेक्ट, कि जब भी ऐसे रिंग्स अटैच हो, बीच वाली रिंग अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देती है और अपनी साइड वाली रिंग्स को एरोमेटिसिटी दे देती है, ठीक है। सो ये सिर्फ फ्यूज्ड रिंग के केस में ही पॉसिबल है। फ्यूज्ड रिंग जैसे ये है, ये अपने अपने बॉन्ड्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो फ्यूज्ड रिंग में ही ये सब पॉसिबल है। फाइन। अब कार्बोनाइन कैसे बनता है? कार्बोनाइन कैसे बनता है? चलो एक और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, कार्बोनाइन सॉरी, एक अलाइलिक कार्बोकैटायन है, कार्बोनाइन सॉरी। इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? बेंजाइलिक वाला। रीजन इज
बेंजाइलिक कार्बोनाइन मतलब यहाँ पे CH2 नेगेटिव, और अलाइलिक कार्बोकटाइन मतलब यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं अलाइलिक। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो कार्बन लगा होता है उस पोजीशन को, इसको बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन, और ये होती है बेंजाइलिक। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में ना हम इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अलाइलिक कौन सी है, बेंजाइलिक कौन सी है, ठीक है। तो जो ये बेंजाइलिक है कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल है, इससे क्यों बोल रहे हैं। अब इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है। इसकी बात कर लेते हैं अब। नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट केस में यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। उससे नेक्स्ट केस में यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इस केस में कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3, इस केस में सिर्फ 1। टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, इस केस में कितने बन रहे हैं, 1 2, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा और नेगेटिव इस पे आ जाएगा, ऐसे फाइनल में हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस केस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कम है, इसमें ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या होगा, कार्बो अनाइन होगा, फाइन। इसमें कम है तो ये कम स्टेबल है, इसमें ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, फाइन। अब हम देखते हैं कार्बोनाइन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और वी विल लर्न द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमारे पास कोई भी एलिफेटिक और एरोमेटिक हैलाइड्स है, इसमें हमने कोई मेटल डाला और हमारे पास एक जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कैसे हो रहा है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक लिया बेंजीन रिंग, उस पर क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे मेटल डाला मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये जो है ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब मैं मैग्नीशियम डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये कैसे, मैग्नीशियम जो है इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, और इसके बीच में जब इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मेटल है और कार्बन है, मेटल है और कार्बन है। हमें पता है मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो कार्बन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब इस केस में कार्बन जो है वो नेगेटिव, तो हमने स्टार्ट किया कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज था, हमने मेटल इंसर्ट किया, अब हमारे पास जो कार्बन है वो क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। जो हमारे पास जो पोलैरिटी थी पहले वो पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या बन गया है, नेगेटिव चार्ज, ओके। सो ये जो है, अब इसको हम मैग्नीशियम के साथ डाल सकते हैं, हम इसमें लिथियम भी डाल सकते हैं, फिर भी जो इसकी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिथियम, ओके। क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, और ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, अब इसको किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दो और कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी।
ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसको पहले में जो हमारे पास बना था ये वाला, वो बना था ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ठीक है ना। क्या बना था? ग्रिग्नार्ड रेजेंट बना था। इट इज यूज टू मेक अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब जैसे ये है, इसके हम ये नेगेटिवली चार्ज है, इसकी रिएक्शन करवाओ RCOR के साथ, ये कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे, और RC और ये ऊपर जाएगा, वर्कअप के बाद ये H ले लेगा और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इजिली वी कैन मेक कार्बन कार्बन बॉन्ड बाय यूजिंग दिस ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें भी कार्बो अनायन की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू वेरी मच।